साथियों नमस्कार। मैं बिंदु चंद्राणी आज से आपको जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम की इकाई 3 और 4 में से लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के विषय में जानकारी दूंगी। लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में संहिता संज्ञा का सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात वर्णों की अतिशय निकटता होने पर संहिता संज्ञा होती है। इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ पर भी दो वर्णों का परस्पर मेल हो रहा है वहाँ पर पहले परः सन्निकर्षः संहिता सूत्र से संहिता संज्ञा होगी, फिर वहाँ पर संधि विधायक सूत्र लगा करके संधि कार्य किया जाएगा। सामान्य शब्दों में संधि की परिभाषा इस प्रकार है। दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर यदि उनमें से किसी भी वर्ण में कोई विकार या परिवर्तन आ जाता है तो उसे संधि कहते हैं। जैसे सु धन आगतम, स्वागतम। यहाँ पर सु के उकार के स्थान पर वह विकार किया गया है। जगत धन नाथः, जगन्नाथः। यहाँ पर जगत के तकार के स्थान पर न विकार किया गया है। नमः धन ते, नमस्ते। यहाँ पर नमः के विसर्ग के स्थान पर सविकार किया गया है। संधि 3 प्रकार की होती है, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि को स्वर संधि भी कहते हैं। इसमें स्वरों का स्वरों से मेल होता है। हल संधि को व्यंजन संधि भी कहते हैं। इसमें स्वरों का व्यंजनों से मेल हो सकता है, व्यंजनों का स्वरों से मेल हो सकता है और व्यंजनों का व्यंजनों से भी मेल हो सकता है। विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर या व्यंजन दोनों में से किसी से भी मेल हो सकता है। संधि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें संधि में प्रयुक्त होने वाले कुछ विशिष्ट नियमों और पारिभाषिक शब्दों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसी क्रम में सबसे पहले मैं आपको संधि कब होती है और कहाँ कहाँ होती है इसके बारे में जानकारी दूंगी। वर्णों की अतिशय निकटता को संहिता कहते हैं। संहिता करने के बाद ही सभी संधि कार्य होते हैं। संहिता अथवा संधि एक पद में हो सकती है, धातु और उपसर्ग के बीच में हो सकती है और समासिक पदों में अवश्य ही होती है। लेकिन वाक्य प्रयोग की स्थिति में संहिता ऐच्छिक होती है, अर्थात वक्ता चाहे तो संधि युक्त पदों का प्रयोग कर सकता है अथवा अलग अलग पद भी प्रयुक्त कर सकता है। जैसे यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए हैं। पूर्व के वाक्य में पदांत हलंत मकार को संधि कार्य करके अनुस्वार आदेश किया गया है और दूसरे वाक्य में संधि कार्य नहीं करके दोनों पदों को अलग अलग लिखा गया है। संधि में 2 पद होते हैं। प्लस के चिन्ह से पहले के पद को पूर्व पद कहते हैं और प्लस के बाद के पद को उत्तर पद कहते हैं। संधि कार्य पदांत भी हो सकते हैं और संधि कार्य अपदांत भी हो सकते हैं। जब संधि कार्य 2 सार्थक पदों के मध्य किया जाता है तो उसे पदांत कहते हैं। जैसे विद्या धन आलयः विद्यालयः। यहाँ पर विद्या और आलय 2 सार्थक पद हैं। दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। विद्या का आ और आलय का आ दोनों का एकादेश करके विद्यालय पद बना है। इस प्रकार यहाँ पर पदांत संधि कार्य किया गया है। जब संधि कार्य एक ही पद के मध्य में किया जाता है तो उसे अपदांत कहते हैं। जैसे बुद्धि, यहाँ पर बुद्धि का संधि विच्छेद है बुद्ध धन धी। बुद्धि के बुध में आए हुए धकार को दकार आदेश किया गया है। इस प्रकार यहाँ पर अपदांत संधि कार्य किया गया है। साथियों,
इन दोनों ही उदाहरणों में मैंने विद्यालय पद में 2 वर्णों का एकादेश किया है और बुद्धि पद में धकार के स्थान पर धकार आदेश किया है। ये एकादेश और आदेश क्या है, इसी के संबंध में अब मैं आपको जानकारी। जब किसी वर्ण या प्रत्यय के स्थान पर नए वर्ण या प्रत्यय आ जाते हैं तो उसे आदेश कहते हैं। आदेश शत्रु के समान होते हैं, जिसमें एक वर्ण की जगह पर दूसरा वर्ण आकर अपना अधिकार जमा लेता है। जैसे प्रति, धन, आशा। यहाँ पर प्रति के इकार के स्थान पर यकार आदेश करके प्रत्याशा पद बना है। जब पूर्ववर्ण और परवर्ण दोनों के स्थान पर एक वर्ण हो जाता है तो उसे एकादेश कहते हैं। जैसे सुर, धन, ईशः। यहाँ पर सुर का अ और ईशः का ई, इनका एकादेश होकर के एकार होकर के सुरेशः पद सिद्ध हुआ है। साथियों, आज मैंने आपको संधि के विषय में प्रारंभिक जानकारी प्रदान की है। अगले वीडियो में मैं आपको स्वर संधि के विषय में जानकारी प्रदान करूंगी। धन्यवाद।